को घर में पढ़ें। बहुत अच्छा विषय है, यदि एक बार लय ताल बैठ जाए तो अच्छा सब्जेक्ट है। एक्चुअली उसमें कोई भी चीज़ हवा में बातचीत नहीं होती है। दर्शन में एक खास चीज़ है, जो है वास्तविकता उस पर बात होती है। बहुत सारे डाउट आपके दूर होते जाते हैं दर्शन पढ़ने से। जितने बड़े बड़े जो महान लोग हुए हैं वो दर्शन शास्त्र वाले ही आप देखोगे लाइन में पहले वही हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने दुनिया को समझा, जाना, वास्तविकता से अवगत कराए लोगों को। और थोड़े से हैं क्योंकि हमने बचपन से हमारी पढ़ाई वैसी नहीं रही है कि हम इस तरह के हैवी कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। हमें पता था लेकिन शायद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना। अच्छा, दूसरी बात, स्कूल कॉलेज में इतनी क्लैरिटी के साथ लोग नहीं पढ़ाते हैं। जैसे धर्म जो आपने समझा है वो धर्म भगवान वाला धर्म समझा है, इधर धर्म कुछ और है ना। तो वो जो रियलिटी है वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। अच्छा है विषय, मतलब जो लोग फिलॉसफी, जैसे उनको जानते हो दिव्यकीर्ति सर को सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो वो फिलॉसफी के ही टीचर है ना। तो आप देखो उनकी बातें, तो कहाँ से आया दर्शन, तो दर्शन शास्त्र ही उनके ब्लड में है बेसिकली, तो वहीं से वो चीज़ें निकल कर आती हैं। चलिए ठीक है। सोशियो में अब तक जो पढ़ा हमने, एक तो बेसिक समझा था हमने कि समाजशास्त्र क्या है ना, पृष्ठभूमि हमने देखा, और हाँ उसका विकास भी हमने देखा, वही बैकग्राउंड में आ जाएगा, उद्विकास, उत्पत्ति। और अब हम बातचीत किए हैं कल तक अलग अलग विषयों के साथ संबंध, ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ है ये, चलो बंद कर देते हैं, आज मौसम थोड़ा सा ठंडा भी है ना, ठीक है। सो बात हो रही थी कि अलग अलग विषयों के साथ ध्यान रखना। जैसे कल आपका सवाल था, है ना, कि आपने बीए में शायद कम ज़्यादा कुछ भी पढ़ रखा होगा, तो इसका सिलेबस और वास्ट है, अभी तो हम लोग कम पढ़ रहे हैं। तो अपने बीए वाले सिलेबस को ये मान लो कि यदि समझ में आया है वहाँ तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सब कुछ यहीं समझना है ना। कई बार होता है बीए में आपने पढ़ रखा कम ज़्यादा, वहाँ तो अजय माला से काम चल जाता है, प्री डिफाइंड क्वेश्चन, ठीक है। पढ़े ना अजय माला, नहीं युगबोध, नवबोध, प्रबोध, ऐसे बहुत कुछ बोध वाला आता है ना। तो एनीवेज आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग वैसा शॉर्टकट मारते हैं, और प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन, उन्हीं को लिख दो 20-20 पेज, और रविशंकर वैसे नंबर दे देगा ज़्यादा पेज देकर, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग बहुत लिखने के आदी हो जाते हैं, तो काम की बात नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ लिखना आपको 30, 60, 100, 125 इतना ही है आपको इस टॉपिक में। टॉपिक 2 है ये, फिलॉसफी में 175 लिखना है मैक्सिमम वर्ड लिमिट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, जरा लिख कर देखिए यहीं पर, बिना अभी आगे नहीं बढ़े हम लोग, तो 5 मिनट के लिए लिख कर देखिए कि आप कितना लिख पाते हैं। दर्शन शास्त्र, सॉरी, समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध, इतिहास के मध्य संबंध, 60 वर्ड्स लिखो। जो आ रहा है लिखते जाओ, ये कॉपी पीएससी नहीं जाएगी, ठीक है। बढ़िया। तुलनात्मक अध्ययन भी लिख सकते हैं, सही शब्द उसके लिए कि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम, है ना। पूर्व की स्थिति और वर्तमान स्थिति में प्रोग्रेस कितना है, पढ़िए, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोनों में भेद भी है और समानता भी है, ठीक है ना। तो हम जब विश्लेषण करते हैं पुरानी घटनाओं का, तो समाजशास्त्री विश्लेषण कि समाज का दायरा कैसा था, लोग मिलते जुलते कैसे थे, है ना। सिर्फ इतिहास युद्ध का कलेक्शन नहीं है कि ढेर सारे युद्ध हुए, उस बीच भी बहुत कुछ जीवन था। जैसे हम लोग एक जजमानी व्यवस्था, यहाँ तो आप नहीं पढ़ते हो, ऑप्शनल में पढ़ा जाता है। जजमानी व्यवस्था क्या है कि उसमें गांव में एक काम को करने के लिए एक व्यक्ति निर्धारित था, ठीक है। वो जाति व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में, काम के आधार पर विभाजन था। तो एक तरह से कहा जाए कि कार्य का शुद्ध रूप में विभाजन था, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क अंग्रेजी में कहा जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि एक काम कोई और करेगा, दूसरा कोई और करेगा। तो गांव में भी ऐसे काम बटे हुए थे। ये ठीक वैसे ही है जब जंगलों में हम रहा करते होंगे, तो उस जमाने में लाइक कोई पानी का अरेंजमेंट के लिए गया, तो हर बार उसी की ड्यूटी लगी,
कि भाई तुम्हें पता है पानी कहाँ है, तुम जाओ खोज करके लाओ। कोई शिकार में गया तो उसको बार बार शिकार में एक्सपर्ट बना दिया, बार बार उस काम को करने लगा, उसको भी दिक्कत नहीं थी। कुछ लोग घर में खाना बनाए होंगे, आग जलाए होंगे, तो उनको बोला गया होगा कि आप इसी काम में ठीक हो, ये वाला काम कीजिए आप। तो एक प्रकृति ने एक अंडरस्टैंडिंग भी दी है ना, मनुष्य को अलग तरह की एक समझदारी भी दी है, तभी तो इंसान इतना बढ़ पाया आगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ पाते। जानवर आज भी देखोगे आप वहीं के वहीं है, ऐसा नहीं ना कि टाइगर अपना 2 BHK फ्लैट बना लेता, उसमें रहना शुरू कर देगा। तो उनकी स्थिति देखोगे तो स्थिरता है, उनके सर्वाइवल में स्थिरता है। लेकिन मनुष्य ही है जो प्रोग्रेस कर रहा है। जानवर को अपना जीवन चक्र बिताना है, फिर चले जाना है, लेकिन मनुष्य इस बीच अपने जीवन चक्र को न सिर्फ जीता है बल्कि वो बहुत कुछ करता है। तो यही इतिहास के अध्ययन में हमें पता चलता है। तो उस विकास को, उस उद्विकास को हम लोग समझते हैं और समाजशास्त्री विश्लेषण करते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, है ना। जैसे नातेदारी हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, तो नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सब क्या है कि कब बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। जैसे कल परसों मैं बता रहा था आपको कि मजाक का संबंध है, उसको ऑफिशियली कहा जाता है मजाक का संबंध। तो वो व्यवस्था के तहत किया गया, ऐसा नहीं कि महिलाओं का शोषण करना था, वो व्यवस्था के तहत बनाया गया। हाँ, बाद में उसका दुरुपयोग होता है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। और कई जगह पर उस दृष्टिकोण से लोग गलत दृष्टि से भी देखते हैं। जैसे मान लो साली का रिश्ता है, तो हर बार जीजा उसको मजाक में ही ना ले, ठीक है, या हर बार ये ना सोचे कि भैया आधी घर वाली, ऐसा हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो शब्दों की व्याख्या भी गलत हो गई। क्लियर है, गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया बेसिकली, और उसी में समाज में आप देखोगे गंदगी भी फैली हुई है इन्हीं सब विचारधाराओं के कारण। तो पर्पस कुछ और था, समझदारी कुछ और थी, वो बिगड़ गए आगे चल के, ठीक है। तो ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ प्लीज। ठीक है, बढ़िया है। कुछ कुछ मिसिंग है सभी के आंसर्स में, लेकिन ऐसे ही लिखकर आपको देखना है कि हमसे कितना बन रहा है, बिना देखे बिना पढ़े कितना हम समझ पा रहे हैं, शब्द कितना पकड़ पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर विषय की अपनी शब्दावली है, और उसको जब हम नहीं लिखते हैं ना तो आंसर बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने बोला, तो अब तुलनात्मक अध्ययन नहीं आ रहा है दिमाग में, तो आप बहुत लंबा खींचोगे आंसर को। तो ऐसे कीवर्ड्स पकड़ना है आपको, हर विषय में अपनी एक शब्दावली होती है, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, है ना, विज्ञान, हर जगह पर अपनी अपनी शब्दावलियां हैं। तो उस आधार पर आप चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो कल हमने काफ़ी सारे विषयों को देखा था, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, है ना, इसके बाद मनोविज्ञान भी देखा था हमने। अब हम लोग बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, और दर्शन के बाद मानव शास्त्र भी आएगा। तो दर्शन शास्त्र भी इससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है उसकी बात हम लोग करते हैं। और दर्शन शास्त्र, दर्शन में क्या आप लोगों ने पढ़ा है अभी? दर्शन का अर्थ क्या हुआ? हाँ, ऐसे तो देखना है, दर्शन मतलब देखना। तो किसी चीज में हम क्या देखें? उसके अस्तित्व को, है ना, उसके अस्तित्व में होने को, कि ये पेन अस्तित्व में क्यों है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसकी उपयोगिता कब साबित होगी? जब तर्कपूर्ण उपयोग होगा इसका। और मान लो ये तर्कपूर्ण उपयोगिता नहीं है तो आप इसको डब्बे में फेंक दो, कचरे में। क्लियर है? तो दर्शन इसी बात को समझाता है कि आपके जीवन का महत्व क्या है, आपका जो अस्तित्व में आना हुआ है वो अस्तित्व में आप क्यों आए, वहां से दर्शन की पढ़ाई शुरू होती है, ठीक है। तो आप देखोगे दर्शन भी कहीं ना कहीं सबसे पहले वो स्व से बात करता है, स्व के लिए बात करता है कि व्यक्ति क्यों आया, है ना। तो व्यक्ति क्यों आया, यहीं पर एक स्कॉलर है मीड, वो भी मैं की संकल्पना पर बात करते हैं कि मैं और हम क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं है, हाँ, हमारा जन्म समाज में हुआ है, तो हर व्यक्ति अपने रूप में एक व्यक्तिगत इकाई है। उस इकाई को यह समझना है कि उसकी भूमिका क्या है, राइट। तो जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो एक व्यक्ति है, और ऐसे कई व्यक्ति हैं उसके चारों तरफ, और उन चारों तरफ से वो आपस में सब अटैच हैं, राइट। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप स्वयं को मान लीजिए जैसे आपके उंगली का एक सेल कोशिका, ठीक है। तो कोशिका अपने आप में कोई यूनिट है या नहीं, कोई इकाई है या नहीं, है ना, सबसे छोटी इकाई है, और कुछ मामलों में स्वतंत्र भी है वो। लेकिन सेम टाइम पर जब आप बड़े पैमाने पर देखोगे तो पूरे शरीर की गतिविधि से उस पर भी निर्भरता है,
यदि व्यक्ति की जान चली जाए तो कोशिका का निर्माण नहीं होगा, टूटना बंद हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सेल है उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन जब वो बड़े सिस्टम का पार्ट है तो भी उसकी भूमिका है बड़े सिस्टम के साथ। तो ठीक ऐसे ही जब पृथ्वी को आप देखोगे तो पृथ्वी सोलर पैनल, सोलर सिस्टम का एक छोटा सा यूनिट है ना, एक इकाई मात्र है। उससे और बाहर जाओगे, जब गैलेक्सी की बात करेंगे तो और बड़ी दुनिया है वहां पर। क्लियर है? हमको पता है कि हम तो एक ही सूर्य को देख पा रहे हैं, जबकि क्या बताया जाता है ऐसे सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, है ना। तो सोचो कितने तरह के सिस्टम, अभी तो हम एक ही में उलझे हुए हैं, तो कितना बड़ा है ये सब कुछ, और हम उसके इकाई मात्र हैं। और फिर इंसान अपने आप को समझे कि इंसान क्या है उसके सामने। पूरे यदि सोलर सिस्टम को आप अध्ययन करोगे, उसके सामने इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तिनके से भी बहुत उसकी औकात कम है, समझ लो, राइट। और वो कुछ कर नहीं सकता। और हम किसके लिए फाइट कर रहे होते हैं? ये 2 एकड़ मेरा है, ये 10,000 स्क्वायर फीट मेरा है। ठीक है, सब तो अर्थ का है, जो भी है वो अर्थ का है, हमारा क्या है? और हम अधिकार जमाते फिर रहे हैं, उसके लिए फाइट करते फिर रहे हैं। तो आप देखोगे, जब अपनी भूमिका को समझोगे कि हमारी भूमिका क्या है इस अर्थ में, यहीं से समझ में आएगा कि जब आप एक इकाई हैं तो आपकी भूमिका अलग होगी, जब आप सबके लिए एक इकाई हैं, क्योंकि आप बड़े सिस्टम का पार्ट है। जैसे एक छोटा गियर घूम रहा होता है ना, तो वो गियर दूसरे से अटैच होता है, ये घूमता है तो इसको घुमाता है, ये घूमता है तो इसको घुमाता है, ऐसे करते करते पूरी बड़ी मशीन चल पड़ती है। तो मनुष्य भी उसी रूप में है। आ रहा समझ में? और जब वो बड़े सिस्टम को चलाता है तो कई बार उसको गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं बड़े सिस्टम को चला रहा हूं, सिस्टम मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन वो भूल जाता है कि उसका एक अंग मात्र है। तो यहीं पर अपनी भूमिका को समझते हुए दर्शन शास्त्र को लिखा गया। ठीक है, तो व्यक्ति के बारे में बात करता है दर्शन, फिर समाज के बारे में बात करता है, और हमारे चारों तरफ जो भी परिस्थितियां हैं उनके बारे में वो अध्ययन करता है दर्शन। लेकिन समाज क्या करता है? समाज सबसे पहले संबंधों को चर्चा करता है, संबंधों की चर्चा करता है, सामाजिक भूमिका की चर्चा करता है, सामाजिक घटनाओं की चर्चा करता है। यहां पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी दर्शन अध्ययन करता है, कि आप मन में क्या सोच रहे हो। लेकिन समाजशास्त्र वैसा नहीं करता, वो मन के पीछे नहीं जाता, वो ये देखता है कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा है। तो हम लोग अंतःक्रिया पर जब आते हैं वहां पर हम बातचीत करते हैं। क्लियर है? और दर्शन आपको इंडिविजुअल मानकर अध्ययन करता है और आपकी भूमिका का निर्धारण करता है दर्शन शास्त्र। जबकि समाज शास्त्र, क्योंकि समाज के बारे में है, वो समाज का शास्त्र है, समाज का विज्ञान है, तो सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटनाओं का वो अध्ययन करता है। क्लियर हो रहा है? तो दोनों में एक रिलेशन क्या है कि कहीं ना कहीं जब ये व्यक्ति की बात करता है दर्शन, है ना, या किसी के अस्तित्व में होने की बात करता है, क्यों अस्तित्व में क्यों है ना, उसका होना नहीं होना क्या है। फिर जब हम बोलते हैं सत्य ही शिव है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या शिव ही सत्य है, तब उस वक्त हमारी वास्तविकता क्या है कि जीवन, हम जीवन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमने नाम दे दिया शिव, है ना, और वहीं से हम भगवान मानना शुरू कर दिए। जबकि आप देखोगे वो यदि उसके दर्शन के पीछे जाओगे तो दर्शन क्या है उसमें? दर्शन ये है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। तो सत्य क्या है? जो वर्तमान में उपलब्ध है, एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जो चीज़ हवा में है उसको तो आपने देखा भी नहीं, समझा नहीं। जैसे एक मुद्दा है कि मरने के बाद क्या होता है, इसको कौन बताता है? कोई बताता है? कोई नहीं बता सकता, है ना। और आपको भी कब पता चलेगा? जब आप निकल लोगे। ठीक है, तो उसके लिए मरना पड़ेगा, और मरना प्राकृतिक घटना है भाई। जीवन साइकिल का एक हिस्सा है ना। जैसे जिंदा रहना एक हिस्सा है, वैसे मरना भी उसका एक पार्ट है, क्योंकि अंत में मृत्यु तय है। क्योंकि शरीर की अपनी एक यात्रा है। उस यात्रा में आप देखोगे जब तक वो यात्रा पूरी नहीं होगी, मतलब शरीर की यात्रा है, अब वो पुनर्जन्म होगा नहीं होगा ये फिर बात की कहानी है ना। वहां तक फिर उलझना नहीं है ना। भूत होते हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारे दिमाग में आपके सवाल आ सकते हैं, है ना। और भूत है तो फिर कोई शरीर लेता होगा, और भूत क्या है, फिर आत्मा क्या है, प्रेतात्मा क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आते हैं आपके। इनका भी है सॉल्यूशन, समाधान है, इनका भी आंसर दिया जा सकता है, वो लंबे लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। वापस आते हैं, तो बात हो रही थी कि दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध क्या है, दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो समाज का शास्त्र और दर्शन का शास्त्र, तो दर्शन किसी के अस्तित्व को समझना, उसकी भूमिका को समझना, और यहीं से समझते समझते आप देखोगे वैश्विक जो दर्शन है ना, जिसमें खासकर हम पश्चिमी दर्शन की बात करें
तो उनमें और भारतीय दर्शन में कुछ आपको अंतर भी मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय समाजशास्त्र और पश्चिमी समाजशास्त्र, उनमें भी अंतर मिलता है, वो ज़्यादा विकसित माना जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन भी अपने आप में काफ़ी विकासशील है ना, मतलब सॉरी विकसित है। और कई जगह पर जैसे हम मान लो हम बात करें महात्मा बुद्ध की बात करें, उनका अपना दर्शन है, जैन दर्शन है ना, ऐसे कई सारे हमारे यहाँ पर दार्शनिक हुए हैं जिनकी बातें हम करते हैं और जिन्होंने जीवन को किसी रूप में समझा है। हालांकि दर्शन शास्त्र का जल्दी और बहुत तेजी से विकास यूरोप में हुआ और हम उसमें पीछे रह गए थोड़े से, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना जल्दी आ गया, उन्होंने जल्दी उन चीज़ों को संकलन कर लिया, लिपिबद्ध कर लिया, तो इसलिए उनकी चीज़ों को ज़्यादा और जल्दी पढ़ा गया, हमारी चीज़ों को देर से पढ़ा गया। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। और दर्शन स्वयं के साथ, मतलब स्व के साथ, सेल्फ के साथ फिर वो बाकी चीज़ों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र में ज़्यादातर टाइम आपके समाज में होने की उपयोगिता क्या है, आपके समाज में होने की उपयोगिता क्या है, आप समाज में क्यों हैं और समाज में रहने के लिए क्या होना है, तो सामाजिक व्यवहार के अलग अलग पक्ष हैं। ठीक है, जैसे समाज में संस्था एक शब्द आएगा बाद में, तो हमने संस्था किसको बोल दिया है, निरंतर होने वाली गतिविधियों को संचालित करना संस्था का रूप है। जैसे विवाह को संस्था बोला है, आगे आएगा पढ़ाऊंगा मैं, है ना। संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, संगठन क्या होता है, ये सारे शब्द आएंगे बेसिकली। तो जब हम बात करते हैं विवाह एक संस्था के रूप में, तो संस्था क्यों माना गया उसको, क्योंकि विवाह एक समाज का हिस्सा है ना, वहाँ से संतान उत्पत्ति करके आगे बढ़ना आपको। यदि वो चक्र पूरा नहीं हुआ तो समाज अधूरा दिखाई देगा। क्लियर है, क्योंकि मनुष्य को वो अनुमति प्रकृति ने दी है कि आप अपने ही जैसे मनुष्य को आप उत्पादित करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ये मनुष्य के लिए आदेश हुआ है, तो प्रकृति में वो पावर है। और आप देखोगे सभी जानवर जितने भी जीव हैं, है ना, कुछ की समझ है कुछ की नहीं है, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, उनको भी अपने जैसे बच्चे जन्म देने का अधिकार है। क्यों, ऐसा क्यों बनाया गया, यदि प्राकृतिक में देखोगे, मतलब नेचुरल साइंस की बात करें तो पूरा चक्र है। आपको पता है फूड चेन पढ़ते हैं आप लोग, खाद्य श्रृंखला, है ना, तो खाद्य श्रृंखला में सबकी भूमिका है, किसी एक को हटाते ही क्या होगा, श्रृंखला टूट जाएगी। यही कारण है कि हमको टाइगर, एलिफेंट और भी न जाने कितने सारे जीवों को बचाने की कवायद करनी पड़ रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मनुष्य के होने का समाज में क्या उपयोगिता है और मनुष्य के पृथ्वी में होने की क्या उपयोगिता है, तो दर्शन में ये थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन हैं दोनों एक ही दिशा में चलने वाले विषय, मतलब दोनों को एक ही दिशा में जाना है। अल्टीमेटली सामाजिक अस्तित्व को आप पढ़ते हो समाजशास्त्र में, व्यक्ति के अस्तित्व को पढ़ते हो आप दर्शन शास्त्र में, कि व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ, है ना, उसे क्या करना है, धर्म क्या है, समाज क्या है, वहां पर भी आप पढ़ते हो। क्लियर है, स्व क्या है, व्यक्ति मृत्यु को क्यों प्राप्त होता है, ऐसे सभी सवालों का जवाब आपको कहाँ मिलता है, दर्शन शास्त्र में मिलता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अभी दर्शन पढ़ ही रहे हो, जिस दिन दर्शन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन और आपको समझ में आएगा कि समाजशास्त्र के साथ रिलेशन कैसे, है ना, आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मतदाताओं का व्यवहार, जातिगत व्यवस्था। अब जाति को दर्शन में हम लोग क्या मानते हैं कि ये मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन समाज में क्या पढ़ना पड़ता है कि जाति क्यों है, उसको पढ़ना पड़ता है। जबकि दर्शन में क्या मानते हैं हम कि जाति धर्म जैसी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। ठीक है, मनुष्य की भूमिका क्या है, मतलब उसके अस्तित्व में आने का पर्पस, उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो ये बॉटल है, ये पानी को धारण करता, मान लो ये पानी को धारण ना करे तो आपके लिए उसकी उपयोगिता बेकार हो गई और आप उस बॉटल को फेंक दोगे। तो धर्म यहाँ से धारण करने जैसा सिखाता है। क्लियर है, तो कुछ हद तक धर्म के बारे में यहाँ पर भी पढ़ोगे आप समाजशास्त्र में, लेकिन दर्शन में उसका एक बड़ा न्यूट्रल वर्जन आप पढ़ते हो। ठीक है ना, तटस्थ वर्जन है उसका, मतलब वो भेदभाव से ऊपर निकलकर आपको सिखाता है कि एक्चुअल में आपकी उपयोगिता क्या है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मानव शास्त्र की बात करते हैं हम लोग। तो मानव की समझ, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानव शास्त्र की शुरुआत आप देखोगे तो हालांकि ये भी समाज के बारे में बात करता है, आधा सिलेबस इसका समाजशास्त्र वाला है, लेकिन ये मनुष्य के उत्पत्ति पर सबसे पहले काम करता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, मानव होने का अपना साइंस है। जैसे उत्पत्ति में ये क्या करेगा, आपकी जो
शारीरिक बनावट है ना, तो शारीरिक बनावट किस आधार पर है? प्रकृति के आधार पर है। मतलब जो जहां जैसा पैदा होगा, है ना, वहां की जलवायु जैसी होगी, तो जलवायु असर डालती है। आपने अफ्रीकन्स को देखा, उनके बाल कैसे होंगे? कर्ली हेयर्स होंगे, है ना। आप सोचो कि वो बड़े लंबे लंबे बाल, नहीं, वो पॉसिबल नहीं, उनके कर्ली हेयर्स होते हैं। ज़्यादातर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है अफ्रीकन्स की, ठीक है। तो बताया जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन का फ्लो इस तरह से है, नीचे से ऊपर है, खासकर नाइजीरिया में। तो आप देखोगे उनका जो नोज़ वाला हिस्सा है वो काफ़ी चौड़ा है, ब्रॉड है, राइट। उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को सस्टेन करने के लिए, तो उनका नोज़ वाला एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक। अभी एशिया में हम देखेंगे तो हमारी शारीरिक बनावट अलग है। फिर जो बहुत हाइट पर है, पहाड़ी क्षेत्रों में, आप देखोगे उनकी आंखें कंपेरेटिवली छोटी हैं, है ना। उसका रीज़न है लाइट का रिफ्लेक्शन, क्योंकि जितने हाइट पर जाओगे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और बहुत तेज पड़ती हैं, ठीक है। तो इतनी तेज होती हैं कि आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो लंबे समय में आप देखोगे उनकी आंखें छोटी हो गई, या उस क्षेत्र में प्रकृति ने वैसा ही डिज़ाइन किया हमें। फिर उनकी हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि पहाड़ों पर लंबे आदमी को चलना बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। छोटा आदमी भागता है ना। तो आप देखोगे इसीलिए तिब्बती या जो शेरपा हम बोलते हैं, वो लोग सब नेपाली होते हैं, हाइट छोटी होगी और बहुत तेज भागते हैं, गठीला शरीर होगा उनका। तो ये फीचर उनको दिया गया, वैसा दिया गया। क्लियर है? ठीक सभी तरफ इसी तरह से मौसम का असर होता है। शरीर का जो रंग है, काला या सफ़ेद या सांवला या गेरुआ, है ना, ये भी धूप के कारण अलग अलग जगह, मौसम के कारण अलग अलग तरीके से डिसाइड हुआ। ऑब्वियसली जो ठंड में रह रहे हैं तो उनको धूप नहीं मिल पाती है, तो उनके शरीर का रंग अलग हो जाता, ठीक है। अब उसी को हमने जब सामाजिक अर्थ में जोड़ दिया तो वो क्या हो गया कि गोरा काला है, मर्दों वाली क्रीम, है ना। अभी एक कंपनी पर बैन लगा ना, नाम चेंज किया उसने, बताइए, नहीं पता? फेयर एंड लवली, अब क्या हो गया? ग्लो एंड लवली। तो सोचो वो समाजशास्त्र का ही संघर्ष था जो फेयर शब्द को हटवाया, क्योंकि फेयर क्या है? भेदभाव को दिखाता है ना। फेयर शब्द जो है वो भेदभाव को दिखाता है और कहीं ना कहीं रंग भेद को बढ़ावा देता है कि ये गोरा है, काला है, इस तरह से। और वो बोल रहा है आपको फेयर बनना है, तो पूरी दुनिया अब तक उसका इसीलिए इस्तेमाल करती रही कि हमको फेयर बनना है, ठीक है, जैसा नाम के अनुरूप, और बहुत पुरानी कंपनी है। तो फाइनली उसके खिलाफ केस लगा, और केस किसने डाला होगा? सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डाला। कहा कि ये शब्द ही गलत है क्योंकि इससे गलत मानसिकता, और बहुत पुरानी कंपनी है ना। और पुराने होने के बावजूद भी मतलब क्या होता है, आप उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं, क्योंकि विज्ञापन भी ऐसे आते थे कि काला चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद हो गया। अरे केमिकल थोड़ी ना है कि वाइट हो जाएगा, इंसान जैसे जन्म लिया वैसे ही रहेगा, है ना। तो उस तरह से कोई सामाजिक अर्थ जब हम जोड़ देते हैं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप देखोगे जो मानव शास्त्र है वो आपको स्किन का कलर बताता है प्राकृतिक आधार पर। समाजशास्त्र में आपको समझना पड़ता है कि गोरे काले की परिभाषा क्यों रही, ठीक है। फिर शादी ब्याह में इसका बड़ा रोल है ना। विज्ञापन उस तरह के आने लगे कि कन्या ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो दैनिक भास्कर ने 2 साल पहले एक बढ़िया पहल की। उसने कहा कि जिन विज्ञापनों में महिला की विशेषता वाले विज्ञापन होंगे, ऐसे विज्ञापन को हम नहीं छापेंगे। पढ़ा था? नहीं, ध्यान नहीं गया आप लोग का। उनका एक कॉलम आता है ना, मैट्रिमोनियल वाला, शादी ब्याह वाला, तो उसमें खतरनाक ढंग से लिखते हैं लोग, है ना। जो डिमांड है आप देखोगे बहुत गजब की डिमांड होती है लोगों की, है ना। कन्या सुंदर होनी चाहिए। तो सुंदर की परिभाषा क्या है? मन जिसको सुंदर माने वही सुंदर है, ठीक है, उसकी कोई परिभाषा हो नहीं सकती, राइट। तो आप देखोगे उन लोगों ने इसको बहुत दिनों तक झेला। फिर अचानक किसी अच्छे व्यक्ति का दिमाग गया दैनिक भास्कर में, और उन्होंने फ्रंट पेज में घोषणा की कि अब दैनिक भास्कर ऐसे विज्ञापनों का स्वागत नहीं करेगा जिसमें महिला की विशेषता को बताकर वधु की मांग की गई हो, है ना। लंबी चाहिए, गोरी चाहिए, पढ़ी लिखी, ऐसे दुनिया भर की बातें। कहा भैया चुपचाप अपनी बात रखो कि हमें एक बहू चाहिए, हमें या दामाद चाहिए, और उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में लिख दो, और बाकी कुछ और है कि प्राइवेट नौकरी भी चलेगा, सरकारी नौकरी भी चलेगा, ऐसे कुछ लिख दो, बाकी सब ताम झाम नहीं चाहिए। तो दैनिक भास्कर ने खुलकर, तो इसको कभी उदाहरण में जरूर लीजिएगा आप। क्लियर है? ऐसे सामाजिक मुहिम बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि बड़ा मैसेज जाता है। एनीवेज, तो मैं बात कर रहा था कि मानव शास्त्र यहीं पर आपके स्किन कलर को सामाजिक रूप से डिफाइन नहीं करता, लेकिन समाज शास्त्र बताता है कि गोरे और काले का भेद, इसीलिए रंग भेद नीति चली, आपको पता है, अफ्रीका में, है ना, और गांधी जी उसमें संघर्ष करते पाए गए। भारत में रंग भेद उस तरीके से नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन कलर को लेकर हम कॉन्शियस भी रहे हैं, राइट, और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हमने भेदभाव किया है। और किसी एक पक्ष में आप देखोगे तो वो सोपानिक व्यवस्था में भी देखा गया कि निम्न जाति का जो होगा उसका रंग सांवला होगा। हमने ऐसे स्थापित कर दिया तथ्यों को, जबकि इसमें कोई बात थी नहीं, है ना। और जरूरी नहीं कि उच्च वर्गीय है तो वो हमेशा मतलब वाइट कलर का होगा, ऐसा तो है नहीं। अब जो साउथ इंडिया में है वो तो सारे के सारे एक जैसे, क्योंकि उनका रंग सांवला है, धूप के कारण, गर्मी के कारण, समुद्र के पानी के कारण। और जो समुद्र के किनारे होते हैं ज्यादातर आप देखोगे उनकी स्किन अलग टोन में आ जाती, क्योंकि नमक पानी है ना वहां पर। आप वहां पर फर्नीचर रख दो, लोहा रख दो, सब गल जाता है वहां पर, क्योंकि नमक वाला पानी जब आता है समुद्र से पृथ्वी अर्थ की ओर, इधर आता है जमीन की ओर, तो जो भी सामान उसके सामने आता है उसको गलाना शुरू कर देता हूँ। क्लियर है? तो इसीलिए आप देखोगे स्किन पर, आप एक हफ्ते समुद्र के किनारे रह कर आओ, आप देखोगे आप अलग ही दिखना शुरू हो जाओगे, ऐसा लगे साउथ इंडिया से आ रहा है ना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां धूप अलग पड़ती है, प्रदूषण होता नहीं वहां पर समुद्र के किनारे, राइट। तो धूप बहुत सीधी पड़ती है, और नमक पानी में जब आप अपने शरीर पर नमक लग जाए और उस पर धूप पड़े तो स्किन का कलर बदल जाएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। एनीवेज, तो कुल मिलाकर जब मानव शास्त्र की बात करते हैं तो आपके मनुष्य के होने के अस्तित्व के विज्ञान के बारे में बात करता है। विज्ञान शामिल है, ध्यान रखिएगा, दर्शन भी विज्ञान है, लेकिन ये जो विज्ञान है सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देख पाते हो। इसमें जीव विज्ञान का भी असर है, बायोलॉजी, है ना, बायो का भी असर है, और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बायो वाले मिलेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो आगे बढ़ा, शरीर विज्ञान क्या है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे मोंगलाइड, तो इधर मंगोल के ऊपर वाले साइड में मोंगलाइड बोला गया, नेग्रॉइड, निग्रो हम बोलते हैं ना, तो नेग्रॉइड, तो ये सब ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव शास्त्र और दर्शन शास्त्र में एक सीधे संबंध यह है कि ये मनुष्य की प्राकृतिक उत्पत्ति से लेकर ये समाज के अंतिम छोर तक जाता है। क्लियर है? मानव शास्त्र, जबकि समाज शास्त्र क्या करता है कि वो आपके जन्म लेने के बाद वो इस बात की चर्चा नहीं करता कि आपकी शारीरिक बनावट क्या है, वो इस बात की चर्चा करता है समाज शास्त्र की समाज में अब आपका समाजीकरण कैसे होगा, समाज की भूमिका क्या है, परिवार की भूमिका क्या है, ठीक है ना। तो हम वहां पर ज्यादातर आपके सामाजिक संबंधों की चर्चा करते हैं, ये सामाजिक संबंधों को पहले नहीं बात करता, है ना। और फिर ये आप देखोगे मानव शास्त्र इस बारे में ज्यादा चर्चा करता है कि नातेदारी की व्यवस्था में विज्ञान कैसे है। जैसे मैंने जो बताया मजाक का संबंध, वो कहाँ से आया? मानव शास्त्र से आया। तो मानव शास्त्र में वो सिलेबस अलग ढंग से लिखा गया, थोड़ा तो अंतर मिलेगा, समानता यही है कि दोनों मनुष्य और समाज की बात करते हैं। इसमें मानव शास्त्र में ज्यादातर बायोलॉजिकल टर्म्स हैं और यहाँ पर ज्यादातर सोशल टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और ये मनुष्य के होने के अर्थ को तलाशने की कोशिश है मानव शास्त्र में कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, है ना। और यहाँ पर हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य विवाह क्यों करता है, मनुष्य शिक्षित क्यों होना चाहता है, मनुष्य के जीवन में तलाक की क्या भूमिका है, मनुष्य के जीवन में जाति धर्म इन सब की क्या भूमिका है। इन सब चीज़ों को इनको हमने घटनाएं माना, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहते हुए इन घटनाओं को जन्म देता है। क्लियर है? फिर समाज और विज्ञान भी है एक टॉपिक, धर्म और विज्ञान भी है, उतना डिटेल आपको नहीं लिखा गया लेकिन ओवरऑल समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है। तो दोनों ही विज्ञान की कसौटी पर एक दूसरे को कसते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र में भी होता है और ये मानव शास्त्र में भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी होता है। क्लियर हो रहा है? तो दोनों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं समानता भी है और कहीं ना कहीं अलग अलग दिशा में भी जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनका 50% सिलेबस सेम है। 50% सिलेबस सेम है क्योंकि एक टाइम के बाद मनुष्य जब जन्म ले लेता है, जन्म लेके उसकी समाज में जब भूमिका चालू होती है तो उसको भी मानव शास्त्र अध्ययन करता है। तो इसलिए काफ़ी क्लोज सब्जेक्ट हैं ये दोनों, आपस में इनको भाई बहन माना गया है इन दोनों विषयों को, है ना। और दोनों की दिशा लगभग एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिशा में भागते हुए नजर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो रहा है? तो ये मोटे मोटे सब्जेक्ट्स है जहाँ से प्रश्न आया भी हुआ है आपको। प्रीवियस ईयर देख पा रहे हैं आप लोग सभी लोग, है ना।
कुछ कुछ हम लोग लिख लेते हैं, वैसे आपके नोट्स में है। नोट्स पढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं? हाँ, लेंथी वर्ड्स। अच्छा, तो ऐसे ही होगा ना, जो कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें शॉर्टकट कैसे मारोगे? ठीक है, अभी मैं कहाँ छोटे छोटे शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और जो कॉन्सेप्ट है, इतिहास नहीं है ना कि अकबर की मृत्यु इस वर्ष में हुई, खत्म, छोटा सा सेंटेंस। ये तो कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं। दर्शन, दर्शन में है छोटे सेंटेंस? नहीं है ना? हाँ, तो और बड़े बड़े तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग है ना, उसकी प्रकृति है, उसके हिसाब से उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हाँ, चलिए पहला ही टाइटल डाल दीजिए, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन का उपयोग अधिक हुआ है। सहभागी मतलब साथ में रहना, साथ में रह के अवलोकन करना। सहभागी अवलोकन का उपयोग अधिक हुआ है ना। अवलोकन विधि है बेसिकली, मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है। सो जब हम ऑब्जर्व की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में भी ऑब्जर्वेशन होता है या नहीं? होगा, अवलोकन होगा। जैसे दूर बैठ के देखना कि लोग मंदिर क्यों आ रहे हैं, मॉल क्यों आ रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, किस चीज़ पर मॉल में आने के बाद किस तरह के कपड़ों पर नज़र जाती है, उनको क्या पसंद आता है। पार्टिसिपेशन में क्या होगा, सहभागी जो आप लोगों ने लिखा, उनके साथ रहना, उनके बीच रहकर लंबे समय तक अध्ययन करना, ठीक है ना। डेली बेसिस पर अपने टेंट में आ गए, फिर उनके जीवन का अध्ययन किया कि क्या करते हैं, इनको किस बात से दुख होता है, तकलीफ होती है, ऐसे बहुत कुछ। कई बार आप देखोगे जो समाजशास्त्री या मानव शास्त्री हैं, वो रहते रहते वहीं की किसी महिला से शादी भी कर लेते हैं। ऐसा भी हुआ है, कई घटनाओं में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो लोग 6 महीने साल भर वहाँ बिताते हैं समय, है ना, और उनका अध्ययन करते हैं। उनको रिसर्च वर्क के लिए फंड होता है, यूनिवर्सिटीज़ उनको फंड करती है। इसीलिए तो आप क्या पढ़ते हो, रिसर्च, शोध वाला एक टॉपिक है ना आपको। तो लंबे समय के लिए वो लोग शोध में बैठते हैं कि इनका जीवन कैसा है, इनके जीवन में विशेषताएं, तब जाके उनके बारे में हम पता लगा पाते हैं। जैसे एल्विन की किताब पढ़ते हो ना, एल्विन के बारे में। कौन से एल्विन? वेरियर एल्विन पढ़ते हैं, है ना। मतलब किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जब जनजाति समुदायों की चर्चा करते हैं, जनजाति पक्ष की, तब उनके बारे में पढ़ते हैं। वो बस्तर में रह के अध्ययन किए, ठीक है। तो हाँ, किताबें भी हैं उनकी, और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज और धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया हुआ है। आगे लिखिएगा, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा ब्रॉड कौन है? समाजशास्त्र, ठीक है ना, क्योंकि वो व्यक्ति के आदत व्यवहार, उसकी साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान वहीं तक सीमित है। हाँ, उसके ऊपर असर जो हो रहा होगा अपने वातावरण का। जैसे मान लो बच्चा जो है अपने माता पिता को बहुत लड़ते झगड़ते देखता है, या जो मेल है वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता है, वायलेंस करता है, तो बच्चे के दिमाग पर भी असर हो रहा है। या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा, दोनों में से तो एक बात होगी। सकारात्मक का मतलब कि वो नारी का सम्मान करना शुरू कर देगा, या किसी एक टाइम पर वो भी बहुत उसको लगे तो सामान्य बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए, तो या तो उसको नेगेटिवली वो लर्न करेगा। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को अध्ययन में लेते हैं कि बच्चा घर में क्या सीख रहा है, क्लियर। तो वो उसके निजी व्यवहार की बात होती है, जबकि समाजशास्त्र में हम ओवरऑल वातावरण की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, पड़ोसी का मूल्य, फिर वो कार्यालय में जा रहा है, संगठन का मूल्य, देश का मूल्य, है ना, ऐसे वो ब्रॉड होता जाता है बेसिकली। तो इसीलिए समाजशास्त्र ज़्यादा वृहद विषय है, ज़्यादा बड़ा विषय है। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। प्रासंगिकता अंग्रेजी में रेलेवेंस, और आज की डेट में उसकी उपयोगिता, है ना, आवश्यकता क्या है। प्रासंगिक हम बोलते हैं, रेलेवेंट है, रेलेवेंट बोलते हैं ना हम। तो रेलेवेंट का अर्थ क्या होता है कि आज हमारे कितने काम का है वो, ठीक है ना, ये है उसका अर्थ। प्रासंगिकता की चर्चा करें, लिख लिए। तो 125। दूसरा एक जो है प्रश्न इतिहास के साथ संबंध राजनीतिक विज्ञान के 30 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो जो मैंने लिखवाया है आपको उतना भी लिख देंगे तो काफ़ी होगा, नहीं तो आपके नोट्स में तो लिखा ही हुआ डिटेल में आपके नोट्स में, ठीक है ना।
और डिटेल पढ़ना सीखिए। यदि आप डिप्टी कलेक्टर रेंज पर जाना चाहते हैं तो विस्तार में पढ़ना सीखिए। आप कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं ना कि वैसे वनडे एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, चुपचाप पढ़ लो गाइड और देकर आ जाओ। भाई डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने जा रहे हो तो कुछ तो जीवन में विश्लेषण चाहिए ना। उसके लिए बड़े बड़े लेख नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। और यहीं से आपका ऐसे राइटिंग और इन सब के लिए कंटेंट तैयार होता है। ऐसे तो ऐसा नहीं ना कि सोचे और जाकर 2 लाइन लिख कर आ गए और काम हो जाएगा। 750 शब्द लिखना है बिना रुके, ठीक है ना, वो भी समय सीमा पर। 45 मिनट में दिमाग में, 15 मिनट में ढांचा बनाओ, ठीक है ना, पॉइंट निकालो, रफ करो और 30 मिनट में लिखना है। तो 30 मिनट ही है लिखने के लिए आपके पास। तो इसका मतलब स्पीड भी चाहिए और साथ साथ दिमाग उसी तरीके से चाहिए, है ना, ताकि आइडियाज़ का फ्लो बना रहे। ये कब होगा? जब ज़्यादा अध्ययन करोगे। ऐसे रटने की चीज़ थोड़ी ना है। मान लो आपका रटा हुआ नहीं आया तो फिर क्या करें? फिर तो फंस गई जनता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें लिखना आना चाहिए, किसी मुद्दे पर विचार बनाने आना चाहिए। और ये तब होगा जब आप अच्छे से अध्ययन करोगे। क्लियर है? चलिए, तो ये तो आपके कुछ आने वाले प्रश्न भी हो गए जिनको आपको देखना है। कुछ आए भी हैं इसी तरह से, ठीक है। आप प्रकृति टाइटल दीजिए। अच्छा, छूट गया है, लिखिए। भूगोल कैसे रह गया? अच्छा, ठीक है। वैसे वो आप उसमें से देख लेना, जो आपका कंटेंट है मैंने चेक किया है, काफ़ी है वो उससे कर लेना, ठीक है ना। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये इसलिए लिखवाया है आपका एक फ्लो बन जाए। अदरवाइज आपका नोट्स बहुत बढ़िया बना है ना। और मैम और मैंने ही मिलके उसको तैयार किया। मैम का भी सोशियोलॉजी था ऑप्शनल, मेरा भी था, तो उसी ढंग से उसको तैयार किया गया। देखो किताबें तो बहुत है ना, गाइड टाइप की भी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें भी हैं, लेकिन वो सब ऑप्शनल की किताबें हैं। अभी आपको काम चलाना है कि इतना हो कि कुछ एकदम नया आ जाए तो लिखते बन जाए, और जो पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ आ जाए तो बढ़िया लिख कर आए। मार्क्स उसी में से आपको गेन करना है। तो जो लिखा है उसको जाके पढ़ना है ना। और कुछ ना समझ में आया तो लेकर आना है कि सर ये नहीं समझ में आया। कर सकते हैं ना ऐसा? और घर में जाके ना लिखा करो बिना देखे। ऐसे अभी 30 वर्ड्स लिखे, वैसे बिना देखे लिखा करो रात में सोने से पहले कि भाई लिख कर देखते हैं क्या होगा। वो मुझ तक नहीं आएगी कॉपी, इतना ही तो होगा। फाड़ के फेंकोगे डस्टबिन में, बहुत कचरा लिखा है। तो जब आपको समझ में आ गया कि कचरा लिखा है तो इसका मतलब आप सही दिशा में है। आपको ये तो पता लग गया ना कि सही और गलत क्या है। और उसको रखना है डेट डालकर, और 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर लिखना है, फिर देखना है कि अच्छा मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। तो आपको खुद का अचीवमेंट समझ में आएगा। जैसे वो जिम में जाते हैं लोग तो आफ्टर और बिफोर ऐसा वाला फोटो डलता है ना, ठीक है, तो वैसे आपको करना है। तो बिफोर और आफ्टर दोनों याद रखना है आपको। तो इस तरह से चीज़ों पर पकड़ बनाकर चलनी है आपको।